स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज हम आपके लिए लाए हैं एसएचएम का रिवीजन। आपने एसएचएम चैप्टर पढ़ रखा होगा, लेकिन अभी एग्जाम टाइम है तो हम एक ही वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर वन शॉट में रिवाइज करेंगे। हम उन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरू किया जाए। एसएचएम के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे टाइप ऑफ मोशन। पहला, पीरियोडिक मोशन। क्या कंडीशन है पीरियोडिक मोशन की? कि एक बॉडी ऐसे मोशन करे जो अपने पाथ को अपने मोशन को एक सर्टेन इंटरवल में रिपीट करे। पीरियोडिक मतलब एक सर्टेन पीरियड में रिपीट करे। जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आप बॉल को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घुमाइए तो बार बार अपने ही एक पॉइंट को बार बार आएगी, रिपीट करेगी, है ना। कोई भी मोशन, जैसे पंखे का घूमना, अर्थ का रोटेट करना, घड़ी की सुई जो आपके सामने है उसका घूमना, एक सर्टेन इंटरवल में रिपीट करे, ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशन। लेकिन अगर हम एक पेंडुलम ले लें, उसको एंगल पर ले जाकर छोड़ दें तो वो आगे पीछे मूव करेगा, यानी टू एंड फ्रो अगर मोशन है और साथ साथ एक सर्टेन इंटरवल में रिपीट भी कर रहा है, पीरियोडिक भी है, तो ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। जैसे यहां देखो, स्प्रिंग के साथ एक बॉक्स है ना। अगर मैं इस बॉक्स को थोड़ा आगे खींच के छोड़ दूं तो ये क्या करेगा? ये आगे पीछे मूव करेगा, यानी टू एंड फ्रो मूव करेगा, बैक एंड फोर्थ मूव करेगा। और अगर यहां कोई फ्रिक्शन विक्शन नहीं होगा तो सर्टेन इंटरवल बाद ये भी रिपीट करेगा, एनर्जी का कोई लॉस ही नहीं होगा। तो अगर बॉडी टू एंड फ्रो मूव कर रही है और अपने आप को रिपीट कर रही है तो ऐसा मोशन ऑसिलेटरी है। और केवल ये कंडीशन हो कि अपने आप को रिपीट करे तो ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं? पीरियोडिक। आपने एक लाइन और सुनी होगी, हर ऑसिलेटरी पीरियोडिक है बट हर पीरियोडिक ऑसिलेटरी नहीं है। क्लियर है? चलो, तो ये बड़ी बेसिक सी बात थी। अब आगे बढ़ते हैं अपन। अगर हम ऑसिलेटरी मोशन को थोड़ा ध्यान से देखें तो हमको एक बात समझ आएगी कि जब बॉडी इधर जा रही होती है तो एक फोर्स है जो उसको खींच के ला रहा होता है। बॉडी इधर जा रही होती है तो कोई एक फोर्स है जो उसको खींच के ला रहा होता है। कहाँ लाना चाहता है? बीच में। तो कोई भी बॉडी जब ऑसिलेटरी मोशन करती है तो एक फोर्स के अंडर मोशन करती है, और जो फोर्स हमेशा उसको मीन पोजीशन पे लाना चाहता है, उस फोर्स को हम कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। कौन सा फोर्स? रीस्टोरिंग फोर्स। तो देखो जरा, ये रीस्टोरिंग फोर्स कैसा दिखता है? ये प्रोपोर्शनल टू होता है माइनस एक्स के, यानी अगर बॉडी लेफ्ट में जाए तो फोर्स राइट में लगे, है ना, उल्टा। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, और माइनस एक्स ही नहीं, एक्स की पावर एन। आप चाहो तो इसको और आगे प्रोपोर्शनल हटाकर माइनस के एक्स की पावर एन लिख सकते हो। यानी बॉडी अगर कुछ इस तरीके के फोर्स के अंडर में मोशन कर रही है तो उसका मोशन ऑसिलेटरी होगा। और यहाँ एक बात ध्यान रखना, एन की जो वैल्यू है वो आप 1 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, 7 ले सकते हो, और कोई भी ऑड नंबर आप ले सकते हो। यानी f इज इक्वल टू माइनस के एक्स की पावर n में n कोई भी ऑड नंबर अगर होगा तो वो मोशन कैसा कहलाएगा? ऑसिलेटरी। ऑड नंबर क्यों सर? क्योंकि अगर इवन नंबर आप ले लोगे तो फोर्स और x के साइन सेम हो जाएंगे। हमें f और x का साइन कैसा रखना है? अपोजिट। इसलिए हम हमेशा ऑड नंबर लेते हैं, है ना। तो ऐसा अगर कोई फोर्स के अंडर में मोशन कर रही है बॉडी तो वो है ऑसिलेटरी मोशन। अच्छा, इसी में अगर मैं तुमसे कह दूं कि n की वैल्यू 1 है, केवल कंडीशनल लगा दूं, तो बताइए जरा f क्या लिखोगे? f इज इक्वल टू, फिर तो केवल माइनस के एक्स लिखना पड़ेगा। यानी अगर केवल x का सिंगल ऑर्डर है, यानी n की केवल एक वैल्यू है, तो इसी ऑसिलेटरी मोशन को हम लोग कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये एक तरीके की कंडीशन हो गई किसकी? सिंपल हार्मोनिक मोशन की। लेकिन अगर केवल ऑसिलेटरी मोशन की बात करें तो वहां कुछ भी पावर हो सकती है, 1, 3, 5, 7, कुछ भी पावर हो सकती है। कोई भी ऑड नंबर में आप ये फंक्शन ले सकते हो, बट एसएचएम होगा देन इट शुड बी सिंगल पावर ऑफ एक्स। आगे देखें जरा, क्या हम एफ को एम ए लिख सकते हैं? तो ए इज इक्वल टू क्या बनेगा? माइनस के बाई एम इंटू एक्स। आगे चलकर हम देखने वाले हैं के बाई एम को हम लिखते हैं ओमेगा स्क्वायर, तो ये बन गया, ओमेगा क्या है? 2 पाई एफ, 2 पाई बाई टी, तो ये हो जाता है ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। दिस इज द कंडीशन ऑफ एसएचएम। ये क्या है? ये एसएचएम की कंडीशन है, याद रख लेंगे अपन इसको, इंपॉर्टेंट है ये, है ना। यानी अगर कोई इस तरीके की कंडीशन में मूव कर रहा है तो वो जरूर एसएचएम कर रहा होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा वो, है ना। आगे देखें, ए को हम लिख सकते हैं डबल डिफरेंशिएशन में, एक्स का डबल डिफरेंशिएशन। ओमेगा स्क्वायर को आप इधर उठाकर ले आए तो ओमेगा स्क्वायर लिखा है एक्स इज इक्वल टू 0। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ये एसएचएम की क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये बेसिक चीजें थी इधर जो अपने को दिमाग में रखनी है एसएचएम होने के लिए। बढ़े आगे, तो ये बेसिक बातें थी।
अगर हम बात करें पीरियोडिक फंक्शन की, तो कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो अपनी वैल्यूज़ को रिपीट करते हैं। जैसे उसकी वैल्यू कोई टी टाइम पर होगी तो फिर एक सर्टेन इंटरवल बाद वही वैल्यू आ जाएगी, रिपीट करेगा। जैसे हम बात करें साइन की, तो y इज इक्वल टू, अगर मैंने कहीं पर लिख दिया a साइन 60, है ना, तो साइन एक ऐसा फंक्शन है, साइन कॉस ऐसे फंक्शन है जो अपनी वैल्यूज़ को रिपीट करते हैं -1 से +1 के बीच, तो इनको हम कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन। लेकिन अगर कहीं पर लिखा है y इज इक्वल टू ई की पावर -t या t, तो ये जो एक्सपोनेंशियल आया, ई की पावर आया, ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं है। लॉग में कहीं पर लिखा है तो वो भी पीरियोडिक फंक्शन अपने पास नहीं होते हैं, है ना। कहीं सिंपल सा कार्टेशियन जैसा कुछ लिखा है, जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू लिखा है t² + 2t, तो ये भी एक टाइम पर रिपीट नहीं करेगा, है ना। इसमें टाइम आप रखते जाओगे तो y की वैल्यू बढ़ती जाएगी, बार बार रिपीट करके नहीं आएगी। तो जो फंक्शन अपनी वैल्यूज को रिपीट कर लेते हैं, जनरली वो साइन कॉस के फंक्शन है, उनको हम कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन। तो अपने दिमाग में एक सर्टेन सा इमेज ये भी रहना चाहिए कि पीरियोडिक फंक्शन कौन होते हैं, जो साइन कॉस के टर्म में आप एक्सप्रेस कर पाते हो और वो अपनी वैल्यूज को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर हम लीनियर एसएचएम को समझने का प्रयास करते हैं तो हम उस लीनियर एसएचएम के मोशन को सर्कुलर से कंपेयर करके पढ़ते हैं। और जब आप किसी लीनियर चलती हुई बॉडी को सर्कुलर से कंपेयर करके पढ़ते हो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से, तो उसको आप बोलते हो फेज। और जो डायग्राम आप बनाते हो उसको आप क्या बोलते हो, फेजर डायग्राम। जैसे आप यहां पर देखो, ये पार्टिकल आगे जाएगा तो सर्कल पर आप एक पार्टिकल को गोल गोल घुमाते हैं इसके रेफरेंस में, इसी को तो फेजर बोलते थे, है ना। तो देखो, अगर पार्टिकल मेरा x आगे निकल गया तो ये सर्कल में घूमने वाला पार्टिकल भी कुछ एंगल घूम गया होगा, और ये जो एंगल घूमता है इसी को हम बोलते हैं फेज एंगल। और अगर ये ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रहा है तो थीटा इज इक्वल टू होगा ओमेगा टी। अगर आप इस x की वैल्यू लिखना चाहते हो तो आप आसानी से लिख सकते हो, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अगर आप यहाँ पर ट्रायंगल लगा दो तो क्या मिलेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू x/a, तो x इज इक्वल टू आ गया a साइन ओमेगा टी। इसको आप बोलते हैं एसएचएम की फंडामेंटल इक्वेशन, और ये एक तरीके का एक्स-टी रिलेशन है। अच्छा, ये जो पार्टिकल ऐसे चल रहा है, अगर ये मीन पोजीशन से ना चलकर कहीं आगे से हम अगर इसको देखें तो इसके पास कुछ फेज होगा जिसको हम कहते हैं इनिशियल फेज। तो हम इसी इक्वेशन को क्या लिखते थे, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, और फाई क्या है यहाँ हमारा, इनिशियल फेज। सो दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम। अगर हम लोग सही से देखें तो एसएचएम भी तो एक मोशन है, और मोशन है तो काइनेमेटिक्स है। और काइनेमेटिक्स जब आपने पढ़ा था तो आपने किसके साथ डील की थी, पोजीशन के साथ, वेलोसिटी के साथ, एक्सेलरेशन के साथ, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वहां पर आपने कौन कौन से रिलेशन, कौन कौन से ग्राफ पढ़े थे, याद है आपको, xt, vt, at, और ज़्यादा डेप्थ में पढ़ा था तो ये रिलेशन भी पढ़े होंगे आपने। यानी इन 4 पैरामीटर को मिलाकर हम यही 6 के 6 रिलेशन बना सकते हैं काइनेमेटिक्स में। तो वो जो काइनेमेटिक्स में आपने पढ़ा था वही सारे रिलेशन हम यहां भी सीखेंगे। हम इनके ग्राफ बनाएंगे, इनके मैथमेटिकल इक्वेशन देखेंगे, और वही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक एक करके हम देखते चलेंगे, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। शुरू किया जाए तो देखो, अभी अभी आपने इक्वेशन देखी, यहां पर ये x और t रिलेटेड है, तो ये कौन सा रिलेशन हो गया, xt। साइन है सिंपल, तो साइनोसोडल ग्राफ होगा, है ना। अगर मैं xt रिलेशन को डिफरेंशिएट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी टाइम। चलो डिफरेंशिएट करो तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, ए ओमेगा आएगा। तो ये सिंपल साइन कॉस का ग्राफ है, सॉरी, ये साइन का, ये कॉस का। तो अगर मेरे पास आप इनमें से एक रिलेशन आप मुझे दे दो तो बाद बाकी मैं सब बना लूंगा, xt से vt, vt से at, और इनमें टाइम एलिमिनेट कर करके ये रिलेशन भी बना सकता हूँ, इन सब की इक्वेशन देखकर ग्राफ बना सकता हूँ। तो एक नज़र आप मार लीजिए, है ना। आ जाओ जरा, हमने vt के बाद अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे at रिलेशन। तो क्या करना आपने को, वो जो वेलोसिटी वाला एक्सप्रेशन आपको मिला था, देखो जरा जूम कर रहा हूँ, ये जो एक्सप्रेशन मिला था इसको हमने कर दिया डिफरेंशिएट। आप डिफरेंशिएट करिए, आपको एक्सेलरेशन की इक्वेशन मिल जाएगी। क्या है एक्सेलरेशन, -ओमेगा² a साइन ओमेगा टी, यानी ये भी साइन का ग्राफ है बट माइनस साइन के साथ। और ध्यान से देखो, a साइन ओमेगा टी तो x था ना, और ये आ गई कंडीशन ऑफ एसएचएम, यही तो हमने शुरुआत में पढ़ी थी। तो कुछ नहीं किया मैंने, vt रिलेशन को डिफरेंशिएट मारा, मुझे मिल गया एक्सेलरेशन वाला रिलेशन, और ये आ गया अपना ग्राफ। क्योंकि ये भी साइन का ग्राफ है बट माइनस साइन के साथ है, इसलिए ये नीचे से चला। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आप देख ही सकते हैं, क्योंकि साइन की वैल्यू +1 रख दो एक बार, और एक बार -1 रख दो, आपको वैल्यूज मिल जाएंगी। यहां से आप ध्यान से देखो, ये रिलेशन आपको दिख रहा है, इस रिलेशन के बिहाफ पर हम ax रिलेशन देख लिए। a और x का क्या रिलेशन है, a इज इक्वल टू -ओमेगा² x, तो ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप। ये देखो,
तो हमने 4 रिलेशन देखे काइनेमेटिक्स के। आगे देखिए 4 रिलेशन के बाद आप देखो, पहले हमारे पास xt था, फिर vt था। सोचो यहाँ से साइन ओमेगा टी निकालूं, कॉस ओमेगा टी निकालूं और दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दूं तो ये रिलेशन बन जाएगा। और ये किसके बीच रिलेशन है सर? ये रिलेशन है x और v के बीच, है ना। ये बन गया अपने पास रिलेशन। और ये रिलेशन जो हम देख रहे हैं ये क्या है? ये एक इलिप्स है, तो इलिप्स बना दिया हमने। v के नीचे बड़ी वैल्यू थी इसलिए v की तरफ कुछ ऐसे मेजर एक्सिस रहेगा और ये हो गया अपना माइनर एक्सिस, है ना। तो ये बना दिया हमने इसके लिए इक्वेशन। अगर आप इसको थोड़ा और सही से देखेंगे तो वेलोसिटी का फार्मूला होता है प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप अगर मैक्सिमम वैल्यू देखें तो प्लस ए ओमेगा और मिनिमम वैल्यू देखें तो क्या है? 0। और वेलोसिटी 0 कब होती है? जब आप एक्सट्रीम पर होते हैं। तो ये रहे अपना 5वां रिलेशन, देख लिया। अब देखेंगे 6th रिलेशन, कौन सा बचा? अब हमारे पास रिलेशन बचा केवल ए और वी के बीच, बाद बाकी हमने सब बना डाले। ए और वी रिलेशन बनाना भी बड़ा आसान है। क्या तुम्हारे पास ए टी वाला रिलेशन था, है ना? ए और टी का था, वी और टी का था, दोनों से टाइम एलिमिनेट कर दो तो ये आएगा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। और ये जो एक्सप्रेशन आया है ये क्या बन रहा है? ये भी इलिप्स बन रहा है सर। पर ध्यान देना, है ना, जिसके नीचे बड़ा नंबर लिखा हो उस तरफ ये मेजर एक्सिस होता है, तो ए की तरफ मेजर एक्सिस है और जिधर छोटा नंबर लिखा होता है जिसके नीचे उधर होता है माइनर एक्सिस। तो ये हमने बना दिया इलिप्स। और अगर देखो आप तो ए और एक्स का रिलेशन तो हम देख ही चुके थे, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ए की अगर मैक्सिमम वैल्यू कोई हमसे पूछेगा तो मैक्सिमम वैल्यू हम जानते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, है ना। बोलो यही तो होगी ना। माइनस आप मत लगाओ, आप यहाँ पे प्लस माइनस लगा दो। मैक्सिमम वैल्यू होती है इसकी प्लस माइनस, ठीक है, क्योंकि आप एक्सट्रीम की तरफ जाते हो तब सबसे ज़्यादा एक्सेलेरेशन लगता है। इधर जाओगे तो इधर लगेगा, इधर जाओगे तो इधर लगेगा, डायरेक्शन पलट जाती है इसकी। हमेशा डायरेक्शन एक्सेलेरेशन की कहाँ होती है? मीन पोजीशन की तरफ, है ना। मिनिमम एक्सेलेरेशन 0, जब x की वैल्यू 0 होती है तो एक्सेलेरेशन भी 0 होता है। तो ये हमने 6 रिलेशन का ओवरव्यू आपके सामने रख दिया। डिटेल में मैं क्लास में पढ़ा चुका हूं, अभी हम केवल और केवल रिवाइज कर रहे हैं, एक नज़र देख रहे हैं चीज़ों को। ओके, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। ये देखो, पहले जो xt vt at हैं इनमें हमेशा साइन और कॉस आएंगे, यानी सिंपल साइन और कॉस के ग्राफ होंगे। लेकिन यहां देखो जो ax है वो स्ट्रेट लाइन है और बचे हुए दो जो बनाते हैं वो बनाते हैं इलिप्स। तो ऐसे आप कहीं नोट्स में लिख लीजिए तो आपको याद रहेगा शेप कैसा होता है। तो एग्जाम में आएगा तो आप फटाक से इसको एलिमिनेट कर पाएंगे, चीज़ों को क्विक टाइम में कर पाएंगे। तो ऐसे आप इनकी काइनेमेटिक्स को याद रख सकते हैं। रिवीजन सीक्वेंस में हम लोग आगे देखने वाले हैं एनर्जी इन एसएचएम। कोई भी पेंडुलम बॉडी जिसको आप मूव करा रहे हो तो उसके साथ एनर्जी होगी। पहले हम समझेंगे काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, मोशन होगा तो काइनेटिक एनर्जी होगी। जैसे पेंडुलम जब ऐसे एसएचएम करता है तो उसकी सबसे ज़्यादा वेलोसिटी कहाँ होती? मीन पोजीशन पे। तो काइनेटिक एनर्जी भी सबसे ज़्यादा कहाँ होगी? मीन पोजीशन पे। लिखने का प्रयास करते हैं। काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं हाफ mv²। और v अभी हमने फार्मूला बताया था, v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको यहाँ रख दो। तो क्या ये आ गया अपने पास किसका फार्मूला? काइनेटिक एनर्जी का आ गया ये अपने पास फार्मूला। इसको आप याद रख सकते हैं। एसएचएम में ये होती है काइनेटिक एनर्जी। आप इसको चाहो तो थोड़ा और टाइम के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते थे। v की जगह आप जानते हैं v इज इक्वल टू होता है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अगर आप ये रख दो तो ये टाइम के रिस्पेक्ट में इक्वेशन बन गई, है ना। जैसे आपको बनाना हो, टाइम के रिस्पेक्ट में बनाना हो तो ये है, ए और एक्स के रिस्पेक्ट में बनाना हो तो ये हो। बहुत आसान है। तो ये रहा काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। अब सर काइनेटिक एनर्जी जो है उसको हम थोड़ा और बना सकते हैं। जैसे एम ओमेगा स्क्वायर की जगह आप के लिख सकते हो, तो क्या बन गया? हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये रही काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी जब आप x की वैल्यू 0 लोगे तो काइनेटिक एनर्जी की ये वैल्यू आ गई जो कि सबसे ज़्यादा होगी। और अगर आप x की वैल्यू a रख दो यानी एक्सट्रीम पॉइंट पे चले जाओ तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा, मिनिमम होगी। और कब आता है ये टाइम कब आता है? तो देखो, ऐसे गए आए तब मिला ना मीन पोजीशन, फिर गए फिर आए फिर मिला मीन पोजीशन। तो कब मिलता है? t/2 के इंटरवल में मिलता है। तो ये भी ध्यान रख सकते हैं कि t/2 के इंटरवल में हमें क्या मिलता है। ये देखिए 0, t/2, फिर t, फिर 3t/2। यहाँ इस टाइम इंटरवल में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। ऐसे ही मिनिमम कब होती है? t/4, 0 से एक्सट्रीम तक जाने में, है ना। फिर 3t/4, फिर ऐसे कॉन्टिन्यूस। इसमें भी t/2 के इंटरवल में ये चलता है। तो ये सारी कहानी थी काइनेटिक एनर्जी की। और हम सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी को देखें।
ये आपके सामने। ओके, आगे हम लोग देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी। देखिए, बॉडी किसी रीस्टोरिंग फोर्स के अंडर में मूव कर रही है तो पोटेंशियल एनर्जी तो होगी सर। क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी, जरा देखिए। पोटेंशियल एनर्जी हम लिख सकते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर, ऐसा ही आपने स्प्रिंग में भी लिखा था। अच्छा देखिए यहाँ पर हाफ के एक्स स्क्वायर, के को तो आप एम ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हो, तो ऐसे भी लिख देंगे हम लोग। एक्स का आप चाहो तो एक्स इज इक्वल टू आपने लिखा था ए साइन ओमेगा टी, ये लो आप यहाँ एक्स की वैल्यू रख दो तो टाइम के टर्म में भी आ गया। तो ये है पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला। अब हम देखते हैं जब एक्स जीरो पर होंगे तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, जरा बताओ। एक्स जीरो पर पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होता है, सबसे कम होता है मीन पोजीशन पे। सबसे ज़्यादा क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी होती है जीरो। ऐसे एक्सट्रीम पर जाते हो तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। कितनी होती है, हाफ के ए स्क्वायर। और ये भी कैसे चलता है देखो जरा, ये भी t/2 के इंटरवल में चल रहा है ना। ये टाइम इंटरवल में जिनमें ये वैल्यूज हमें मिलती हैं। अगर हम लोग देखें कि टोटल एनर्जी आखिर एसएचएम में क्या होती है, तो टोटल एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम। दोनों को आप सम कर दीजिए। अगर आप दोनों को सम करेंगे, करके देख लीजिए आप, यहाँ देखिए एक इक्वेशन ये है और एक अभी आपने पीछे पढ़ी ये वाली इक्वेशन। इसमें आ रहा है कॉस स्क्वायर ओमेगा टी और इसमें आ रहा है साइन स्क्वायर ओमेगा टी। हाफ के स्क्वायर बाहर निकालेंगे, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, तो ये बन जाएगा हाफ के ए स्क्वायर। और ये टोटल जो एनर्जी होती है वो कैसी रहती है, कांस्टेंट। याद रखना, टोटल एनर्जी चेंज नहीं होती, पोटेंशियल और काइनेटिक आपस में कन्वर्ट होते रहते हैं, बट सम ऑफ एनर्जीज विल बी कांस्टेंट। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई पेंडुलम एसएचएम कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, और उसकी फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज है ऑसिलेशन की, तो देखो जब एक चक्कर लगता है ना तो एनर्जी 2 बार बदलती है। काइनेटिक पोटेंशियल, पोटेंशियल काइनेटिक, ये कन्वर्जन होता है ना। तो ध्यान रखें, ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी अगर 1 हर्ट्ज है तो काइनेटिक एनर्जी की 2 हर्ट्ज होगी और पोटेंशियल एनर्जी की भी 2 हर्ट्ज होगी। एनर्जीज 2 बार एक्सचेंज होती हैं। अगर आप प्रॉपर डिटेल में देखोगे तो आपको समझ आएगा। यहाँ बीच में काइनेटिक फिर पोटेंशियल मैक्सिमम होती है, फिर काइनेटिक फिर पोटेंशियल, ऐसे कहानी चलती है ना। तो अगर ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी एफ है तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसीज क्या हो जाएंगी, 2f 2f। और टाइम पीरियड तो आप जानते ही हैं, अगर फ्रीक्वेंसी 2f है तो टाइम पीरियड आधा हो जाएगा, रिवर्स होता है ना। तो ये अपने को ध्यान रखना है। अच्छा, टोटल एनर्जी, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने इसको हाईलाइट किया है। टोटल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जीरो, क्योंकि सर टोटल एनर्जी तो चेंज ही नहीं होती, ये तो कांस्टेंट ही रहती है। कितनी, हाफ के ए स्क्वायर। यस और नो, याद रखना इस बात को। आ जाओ, अब हम एक ऑसिलेशन के लिए ग्राफ बनाना चाहेंगे। तो हम सब जानते हैं कि जब ऑसिलेशन होता है ना, पेंडुलम जब ऑसिलेट करता है तो बीच में होती है सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, और फिर काइनेटिक एनर्जी घटते घटते यहाँ काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। तो देखो ये हम एक ग्राफ बना रहे हैं काइनेटिक एनर्जी का। कैसे, यहाँ देखो ये मीन पोजीशन है, ये इधर वाला एक्सट्रीम है और ये इधर वाला एक्सट्रीम है। तो जैसे जैसे आप मीन पोजीशन से आगे बढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी घटती जाती है और वहीं पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाती है। कहीं एक ऐसा पॉइंट भी आएगा जहाँ काइनेटिक और पोटेंशियल बराबर भी हो जाएंगे। वो होता है कब, जब a/√2 आता है, यानी आप मीन से a/√2 जब आगे होते हैं तो काइनेटिक और पोटेंशियल की वैल्यूज होती हैं बराबर। तो ये देखिए ग्राफ कैसे बना, इधर ये घटता गया, एक बढ़ता गया, इधर भी वैसे ही, जब लेफ्ट में चलेगा तब भी ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी घटती जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते बढ़ते एक्सट्रीम पे मैक्सिमम हो जाएगी। तो ये एक ऑसिलेशन के लिए हमने ग्राफ बनाया। इसमें कुछ बातें अपने ध्यान रखें, हमने एक ऑसिलेशन के लिए ड्रॉ किया है। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के कब बराबर होगी, सर वो वैल्यू कब आएगी, जब x की वैल्यू क्या होगी, +- a/√2, और वो टाइम क्या होगा, t/8। यानी यहाँ से यहाँ तक t/8 टाइम के बाद ये लोकेशन मिलेगी और तब काइनेटिक और पोटेंशियल क्या हो जाती है एसएचएम में, बराबर। बोलो ज़्यादा तेज़ हो रहा है क्या, अब थोड़ा तेज़ तो चलना पड़ेगा यार, क्योंकि वन शॉट में बहुत कम टाइम में इसको कंप्लीट करना है। अच्छा मान लीजिए ऑसिलेशन कंटिन्यू होता रहे तो मुझे कॉन्टिन्यूअस ग्राफ बनाना पड़ेगा। कैसे, इस ग्रीन वाले ग्राफ को देखिए, यहाँ देखिए ये शुरुआत है, फिर ये है ग्रीन वाला ग्राफ काइनेटिक एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे यानी x0 पे सबसे ज़्यादा है, फिर काइनेटिक एनर्जी ऐसे घटती है, फिर बढ़ती है, फिर घटती है। अच्छा, जब काइनेटिक एनर्जी घट के जीरो हो जाती है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम पर पहुँच जाती है। और फिर देखो यही चीज़ आगे चलकर फिर रिपीट हो रही है। फिर देखिए फिर ये घट के जीरो हो गई तो ये अपने मैक्सिमम पर पहुँच गई। इस तरीके से ये ग्राफ आगे कॉन्टिन्यूसली बनते हैं। बेसिकली ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी के ग्राफ है ना।
तो ये हमने इनको ग्राफिकली शो किया और यहाँ पर ये भी दिखाया कि देखो ये यहाँ तक का जो टाइम गुजरा वो क्या है, T/4। काइनेटिक एनर्जी घटते घटते जीरो हो गई और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो गई। ये कब होता है, जीरो से एक्सट्रीम तक जाने में, और टाइम क्या होता है, T/4। तो ये टाइम के साथ हमने ग्राफ दिखाया आपको, और ये कॉन्टिन्यूअस कई ऑसिलेशन के लिए हमने ग्राफ बनाया हुआ है। यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है, अगर आप एवरेज वैल्यूज़ को देखें, काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू होती है 1/4 और पोटेंशियल एनर्जी की एवरेज वैल्यू होती है 1/4 यानी 1/2 तो मैक्सिमम वैल्यू है, और मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाई 2 ये होता है एवरेज निकालने का तरीका। तो कितना बनेगा, 1/4 और टोटल अगर आप एवरेज देखोगे तो दोनों का सम कर दो। तो एवरेज तो हमेशा, टोटल तो हमेशा फिर कांस्टेंट रहता है, उसकी एवरेज वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगी, और वो है 12KA²। याद रखेंगे। अब हम देखेंगे SHM विद स्प्रिंग। अगर हम एक सिंपल सा स्प्रिंग ले लें, उसको थोड़ा सा खींच के छोड़ दें तो वो SHM करेगा। अगर हम उसमें रिस्टोरिंग फोर्स देखें तो F = -kx होगा, A लिख सकते हैं -km/x। स्टैंडर्ड के साथ अगर हम इसका कंपेयर करें तो ω² की जगह लिखा है k/m, तो ω आ जाएगा √k/m, और ओमेगा होता है 2π/t, तो टाइम पीरियड का फार्मूला आ जाएगा 2π√m/k। बोलो कोई दिक्कत। अच्छा, ये स्प्रिंग हॉरिजेंटल मोशन कर रहा है, अगर यही स्प्रिंग वर्टिकल में हम टांग दें, फिर हम इसको थोड़ा खींचे और छोड़ दें, तब भी टाइम पीरियड वही रहेगा। इनिशियली स्प्रिंग अगर एक्सटेंडेड है या नहीं है, इस बात पर ये डिपेंड नहीं करेगा। जैसे यहाँ पर देखो, आप एंगल पर रख दिया तब भी टाइम पीरियड वही रहेगा। ठीक है, तो होगा क्या, यहाँ स्प्रिंग पहले से खींचा होगा, अब फिर आप उसको एक्स्ट्रा खींचेंगे तो रिस्टोरिंग फोर्स सेम ही आएगा। तो अपन अभी डिटेल में नहीं जा रहे, आप जान लीजिए कि दोनों केसेस में, तीनों केसेस में टाइम पीरियड की वैल्यू हमारी कैसी रहेगी, सेम रहेगी। अगर हम लोग स्प्रिंग्स को कंबाइन कर दें, जैसे यहाँ पर देखो एक के बाद एक लगा दिया, तो ये हुआ सीरीज कॉम्बिनेशन। और सीरीज में k नेट कैसे लिखते हैं, 1/k = 1/k1 + k2 + k3, 1 में है ना, पैरेलल जैसे रेजिस्टेंस में जोड़ते थे उसका सीरीज में यहाँ करते हैं, उल्टा है ये। और तब टाइम पीरियड कैसे लिखते हैं, 2π√m/k नेट, है ना, जो k नेट है उसकी वैल्यू रखेंगे। यहाँ पर देखो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो कोई भी कॉम्बिनेशन हो, सीरीज या पैरेलल, 2π√m/k में k क्या रखना है, नेट वाला, दोनों को कंबाइन करके, और पैरेलल में जोड़ेंगे जैसे वहाँ सीरीज में जोड़ते थे, k = k1 + k2 की तरह। ठीक है, यहाँ देखो जैसे ये कॉम्बिनेशन कैसा है, सीरीज की पैरेलल, तो ये कॉम्बिनेशन दिख सीरीज जैसा रहा है बट पैरेलल है। पैरेलल कैसे पहचानते हैं, अगर x की वैल्यू यानी दोनों में एलोंगेशन या कंप्रेशन की वैल्यू सेम है तो पैरेलल है, और अगर दोनों में फोर्स सेम लग रहा है दोनों स्प्रिंग में तो सीरीज है। जैसे आप इसको थोड़ा खिसकाओगे तो ये कुछ कंप्रेस होगा और ये कुछ एलोंगेट होगा, दोनों के x की वैल्यू सेम होगी, तो ये कैसा कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये पैरेलल है, ये सीरीज है, ये पैरेलल है। आगे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसको थोड़ा सा नीचे खींच दूं तो ये भी SHM करेगा, और यहाँ पर जो रिस्टोरिंग फोर्स आएगा वो आएगा F = -kx। तो यहाँ भी टाइम पीरियड वही आ गया जो पहले आ रहा था, 2π√m/k, है ना। लेकिन अगर आप दूसरा एग्जाम्पल देखो, इसको अगर आप नीचे की तरफ x खींचो तो क्या होगा, अगर आप इसको नीचे x खींचते हो तो ये जो स्प्रिंग है वो कितना खींचेगा, बोलिए, ये खींचेगा 2x। सर ये अगर स्प्रिंग 2x खींचेगा तो यहाँ स्प्रिंग फोर्स आएगा k × 2x, ये आ गया स्प्रिंग फोर्स। और अगर मैं इस स्प्रिंग फोर्स को डिवाइड करूँ, यहाँ है F, यहाँ है F, यहाँ है F, तो यहाँ कितना होता है 2F। तो यहाँ जो रिस्टोरिंग फोर्स आता है, मैं डिटेल में नहीं जा रहा, बस डॉट डॉट में आपको बता रहा हूँ, यहाँ जो रिस्टोरिंग फोर्स आएगा वो आएगा 4, यानी इससे भी डबल 4kx। तो जब आप इसका टाइम पीरियड निकालेंगे तो पता क्या मिलेगा, 2π√m/k की जगह क्या लिखेंगे, 4k, है ना। इस तरीके से हम लोग इसको देखते हैं, अपन इसको रेगुलर क्लास में पढ़ चुके हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमको काफ़ी देखने को मिलते हैं। देखते हैं, यहाँ पर देखिए आप, हमारे पास दो मासेस हैं, दोनों को हमने स्प्रिंग के साथ अटैच करके रख दिया। अब सोचो दोनों मासेस को ऐसे कंप्रेस करके छोड़ दूँ तो ये भी क्या होगा, SHM होगा। और इस SHM का टाइम पीरियड होता है T = √2π√μ/k। ध्यान रहे म्यू क्या है, m1 m2 / m1 + m2, इसको हम रिड्यूस मास भी बोलते हैं। तो ये तभी लगाना जब दो मासेस SHM करें। तो ये फार्मूला अपने को अपने दिमाग में याद रखना है। अच्छा, जैसे एक पेंडुलम मूव कर रहा है तो वो कौन सा मोशन कर रहा है, रियल में तो वो एंगुलर मोशन कर रहा है, बट अगर हम उसका ये एंगल बहुत छोटा ले लें तो आप उसको लीनियर मोशन की तरह समझ सकते हैं। और आप देखें यहाँ पर mg नीचे काम कर रहा है, इधर काम कर रहा है mg cos थीटा,
और mg साइन थीटा हमारा क्या लाना चाहता है इसको वापस, तो ये हुआ रीस्टोरिंग फोर्स। तो ये हमने लिख दिया रीस्टोरिंग फोर्स। एंगल बहुत छोटा था इसलिए थीटा लिख दिया, टेन थीटा लिख सकते हैं थीटा को, और एंगल बहुत छोटा है और टेन थीटा की वैल्यू को आप लिख सकते हैं एक्स बाई एल। आपने एफ को एम ए लिख दिया और सॉल्व किया इसको, तो अपने पास जो टाइम पीरियड आ गया वो आ गया 2π√L/g। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह कि ये लीनियर एसएचएम नहीं है, ये एक तरीके का एंगुलर एसएचएम है। लीनियर एसएचएम में क्या होता है, ये होता है रीस्टोरिंग फोर्स, ये हो गई कंडीशन। जबकि एंगुलर एसएचएम में फोर्स नहीं होता, टॉर्क होता है, जिसको हम कहते हैं रीस्टोरिंग टॉर्क। टाउ इज इक्वल टू -k थीटा, वहाँ एक्स होता है या थीटा होता है, कितना एंगल आपने डिस्प्लेस किया, है ना। टाउ को आप आई अल्फा लिख सकते हो, तो आप इसको अल्फा इज इक्वल टू -ω² थीटा। ये है एंगुलर एसएचएम की कंडीशन और ये है लीनियर एसएचएम की कंडीशन। एंगुलर एसएचएम के केस में अगर आप टाइम पीरियड लिखना चाहो तो देखो क्या लिखोगे, ये देखो ये लिखा ω² की जगह k/i, और i क्या है, i है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और k क्या है हमारा रीस्टोरिंग कांस्टेंट। टॉर्क की जगह हम लोग इसको कई जगह टॉर्जनल कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो ये है एंगुलर एसएचएम की कंडीशन, ठीक है। अच्छा, पेंडुलम के मोशन को अगर हम एंगुलर एसएचएम के हिसाब से सोचते तो हम इसके अबाउट टॉर्क लिख रहे होते, और इसके अबाउट टॉर्क कौन देता, ये देता है mg साइन थीटा। mg साइन थीटा का टॉर्क लिखेंगे, ये देखिए हमने टॉर्क लिखा, उसको हमने आई अल्फा के बराबर कर दिया। फिर हमने आई यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू लिखी, क्या है वैल्यू ml²। थोड़ा सा सॉल्व किया और देखा हमने कि हमारा रिजल्ट वही आ रहा जो हमारा पहले आ रहा था। तो एंगुलर एसएचएम में ध्यान रहे हमें क्या लिखना है, टॉर्क, जबकि लीनियर एसएचएम में हमें क्या लिखना है, क्या लिखना है, फोर्स। अब जरूरी नहीं कि सवाल में हर बार पेंडुलम आए। जैसे यहाँ पर आप देखो, हमने एक रॉड को लिया, उसको कुछ एंगल पर ले गए और हमने छोड़ दिया, तो ये भी तो एसएचएम है और ये भी हमारा एंगुलर एसएचएम है। अच्छा, रॉड का सेंटर ऑफ मास होता है बीच में, तो इसका mg बिल्कुल मिड में काम करेगा, L/2। यहाँ पर भी आपको क्या लिखना पड़ेगा, रीस्टोरिंग टॉर्क। ये देखिए हमने लिखा रीस्टोरिंग टॉर्क, एंगल बहुत छोटा था इसलिए साइन थीटा को थीटा लिख दिया, और फिर टाउ की जगह हमने लिखा आई अल्फा, और रॉड का आई अपने को लिखना आता है ml²/3, इससे अपने को मिला अल्फा। और अल्फा की वैल्यू जो आई उसको आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर देंगे, अल्फा इज इक्वल टू -ω² थीटा, तो ω² की जगह जो लिखा है उससे अपने को आसानी से मिल जाएगा टाइम पीरियड। बोलो, ओमेगा की वैल्यू आ गई तो ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2π/t, तो ये आ गया अपना टाइम पीरियड। आप चाहे तो डायरेक्ट फार्मूले से भी कर सकते थे, आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखिए और नीचे आप लिखिए रीस्टोरिंग कांस्टेंट, बट ये एक ओरिजिनल तरीका है जिससे कि आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो रॉड, डिस्क, रिंग कुछ भी एसएचएम करा सकते हैं, केवल फोकस करना है रीस्टोरिंग टॉर्क लिखने में और फिर उसको आई अल्फा के बराबर करके अल्टीमेटली इस फॉर्मेट में लाने के बाद कंपेयर कर लेना है। तो ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया। अच्छा, जो सिंपल पेंडुलम का हमने फार्मूला पढ़ा 2π√L/g, उसमें g होता है इफेक्टिव g। जैसे आप पेंडुलम को लिफ्ट में रख के एक्सेलेरेट कराएंगे, ऊपर जा रही है अगर लिफ्ट, तो आपको लिखना पड़ेगा g+a, यानी इफेक्टिव g की वैल्यू आपको लिखनी है। कहीं आप ऐसी जगह चले गए जहां g की वैल्यू 0 हो गई तो टाइम पीरियड इन्फिनाइट हो जाएगा, क्योंकि नीचे g है, 0 हो गया तो टाइम पीरियड इन्फिनाइट हो गया। तो ध्यान देना, ग्रेविटेशन के साथ मिला मिला के क्वेश्चन इसके बनाए जाते हैं, जिसमें वो स्मॉल g को वेरी कराते हैं और आपसे टाइम पीरियड की वैल्यू पूछते हैं। ठीक है, हम l को वेरी करा सकते हैं, हम g को वेरी करा सकते हैं, और हम आपसे टाइम पीरियड की वैल्यू पूछ सकते हैं। स्मॉल चेंज होगा तो आप एरर मेथड से जा सकते हैं, ΔL/L, है ना। तो ये g में और l में वेरिएशन करा के क्वेश्चन आपसे यहाँ से बनाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए हम आपसे कह दें कि हमने एक कार्ट लिया, उसमें हमने पेंडुलम बांधा और वो पेंडुलम ऐसे लटक रहा है और उस कार्ट को हमने ऊपर बांध दिया। अब बताइए जरा टाइम पीरियड कितना है, तो देखेंगे टाइम पीरियड आएगा 2π√L/g। यही कार जो नीचे की तरफ मूव कर रही है फ्रीली, अगर हम टाइम पीरियड देखेंगे तो आएगा t इज इक्वल टू 2π√L/g cos थीटा। तो ये दो पॉइंट्स थे जो आप याद रख सकते हैं, रेगुलर क्लास में आप इनको डिटेल में समझे थे। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें देखें जरा। इफेक्ट ऑफ वेरी लार्ज लेंथ, कई बार क्वेश्चन ऐसा कहेगा आपसे कि हमने पेंडुलम जो लिया उसमें लेंथ हमने बहुत बड़ी ले ली, अर्थ के रेडियस के बराबर हमने पेंडुलम की लेंथ ले ली, तो कैसे हैंडल करना। तो टाइम पीरियड का ये रहा फार्मूला, t इज इक्वल टू 2π√1/g1/L+1/r। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको हैंडल करेंगे। L क्या है, पेंडुलम की लेंथ, R क्या है, अर्थ का रेडियस है। तो जब कभी तुमसे अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में वो लेंथ दे तो आप इस फार्मूले से टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। आगे देखिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर,
मान लीजिए मैंने वायर लिया एल्युमिनियम का पेंडुलम में और टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। जी कांस्टेंट है, तो आप ये फार्मूला ध्यान रख सकते हैं। और डेल्टा एल बाई एल को हम लिख सकते हैं अल्फा डेल्टा टी या डेल्टा थीटा। थीटा क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट देखिए, पेंडुलम इन लिक्विड, यानी पेंडुलम को एसएचएम तो करा रहे हैं बट लिक्विड में डुबा दिए। अरे भाई, तो लिक्विड में डुबा दिए तो क्या चेंज आएगा? देखो जरा, बायोन्सी लगेगी, एम जी कहाँ काम कर रहा है? नीचे। तो जो जी था वो चेंज हो गया। जी की वैल्यू क्या बन गई? देखें जरा, इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं। इस जी की वैल्यू को देखें, ये क्या बन गया? 1 माइनस रो बाई सिग्मा और इंटू जी। रो क्या है? ध्यान दें, लिक्विड की डेंसिटी, और सिग्मा क्या है? बॉडी की डेंसिटी। तो ये जो 3 फार्मूले थे आपके सामने, इनको मैंने रखने का प्रयास किया। और यहाँ ये अर्थ के रिस्पेक्ट में है, ये टेम्परेचर के साथ है, और ये जब हम पेंडुलम को पानी में डुबाते हैं। तो ये तीनों फार्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही 2 और फार्मूले हैं, जरा देख लें इनको। अगर हम वी शेप लें और उसमें लिक्विड भर दें और हम एक तरफ से प्रेस कर दें तो ये भी क्या होगा? एसएचएम होगा। और उस एसएचएम का टाइम पीरियड अपने को ये याद रखना है। ऐसे ही अगर ये यू शेप का ट्यूब लें, यू ट्यूब लिया ऐसे शेप का, उसमें पानी भर दिया, फिर एक तरफ ऐसे दबा दिया, तो ये भी तो एसएचएम है। तो आप ये वाला याद रखें, और इसी में ये एंगल की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री डाल देंगे तो आपको ये फार्मूला मिल जाएगा। तो ये 2 फार्मूले आप याद रख सकते हैं एसएचएम के लिए। इनको भी नोट कर लेंगे अपने नोट्स में। कई बार क्वेश्चन हमसे कहता है कि हमने अर्थ में टनल बना दी, उसमें एक बॉल डाल दी, उसका एसएचएम होगा, तो उसके एसएचएम का फार्मूला होगा और उसके टाइम पीरियड का फार्मूला होगा 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी। अब वो टनल सेंटर से पास हो या साइड से पास हो, टाइम पीरियड का फार्मूला सेम रहेगा, अंडर रूट आर बाई जी। ऐसे ही अगर हम देखें, हमने एक सिलेंडर को पानी में डुबाया, कुछ हिस्सा बाहर कुछ हिस्सा अंदर, अब उसको थोड़ा सा प्रेस करें और छोड़ दें तो वो क्या करेगा? एसएचएम करेगा। उसके टाइम पीरियड का ये रहा फार्मूला। याद कर लीजिए, इसको लिख लीजिए। अब हम लोग आते हैं लास्ट पॉइंट पर। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी एक बार देख लीजिए, डैम्ड ऑसिलेशन। एक्चुअली में तुमने अभी तक जितने भी एसएचएम पढ़े वो सब अनडैम्ड थे, जहाँ एनर्जी का कोई लॉस नहीं था। आप पेंडुलम को ऐसे ले जाते थे, छोड़ देते थे, बोलते थे एनर्जी का कोई लॉस नहीं, हमेशा ऐसे चलता रहेगा। बट ऐसा रियल में तो नहीं होता। एयर रेजिस्टेंस क्या करता है? उसको धीरे धीरे उसका एम्पलीट्यूड क्या करा देता है? कम। तो अब अगर यहाँ पर देखो जरा, अगर मैं स्प्रिंग के साथ एक बॉक्स बांध दूँ और यहाँ पर मैं आपसे कह दूँ कि एयर रेजिस्टेंस है, तो आप इसको थोड़ा नीचे खींचेंगे और ये एसएचएम करेगा और धीरे धीरे ये रुक जाएगा। तो एक ड्रैगिंग फोर्स काम करेगा और जो इसको धीरे धीरे रोकेगा। तो अब अगर ड्रैगिंग फोर्स भी होगा तो फोर्स की इक्वेशन क्या हो गई? F इज इक्वल टू, पहले केवल माइनस के एक्स होता था, अब माइनस बी वी है। v क्या है? वेलोसिटी, और b हमारा कोई ड्रैगिंग कांस्टेंट है। तो अब अगर हम इसके हिसाब से देखें तो ये हुई इसकी इक्वेशन एक्सेलेरेशन की। और एक्सेलेरेशन को हम लिख सकते हैं डबल डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं सिंगल डिफरेंशिएशन, और ये रही हमारी अब डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया जाए तो ये आता है इसका मेजर इक्वेशन, जो अपने दिमाग में अपने को रखना है। इस इक्वेशन में ये रहा एम्पलीट्यूड, जो कि टाइम का फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, धीरे धीरे घटेगा, इसीलिए बॉडी का एम्पलीट्यूड धीरे धीरे घटता जाता है। ये देखिए, हमने इसको ग्राफिकली भी शो कर दिया कि यहाँ एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होता जाएगा, क्योंकि ये ई की पावर माइनस में है। आप चाहें तो एनर्जी भी लिख सकते हैं। देखें जरा, एनर्जी क्या होती है? हाफ के ए स्क्वायर, और ए की वैल्यू आपके सामने है। तो ये आपको हल्का सा एक नज़र मार लेना है, किसकी तरफ? डैम्ड ऑसिलेशन की तरफ। मुझे पता है मैंने बहुत स्पीड में पढ़ाया है ना, मेरी खुद सांस तेज तेज चल रही है। एक्चुअली में रिवीजन का मतलब केवल ये था कि आपको एक बार ओवरव्यू दे देना, आपके सामने से, आपकी नज़रों के सामने से जो आपने पढ़ा है वो एक बार गुजर जाए। पढ़ाने का पर्पज़ नहीं था, पढ़ाया तो मैंने रेगुलर क्लास में है। रिवीजन के टाइम में बस एक बार आपको सामने वो चीज़ें दिख जाएं जो आपने पढ़ी हैं, यही पर्पज़ था इस वीडियो का। इसीलिए हमने कम टाइम में रिकॉर्ड किया इसको, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बस आपके सामने एक बार चीज़ें निकल जाएं, आपके सामने एक बार वो सारे फार्मूले, सारे पॉइंट्स आ जाएं जो आपने इस चैप्टर में पढ़े थे। वरना आप सोचिए 40-50 मिनट में एसएचएम थोड़ा ना ख़त्म होता है, 5-6 लेक्चर का टॉपिक है ये। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक देखा है, रिवाइज़ किया है, आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं।